ठीक है। तो पहला जो आर्टिकल है हमारा, इंडियन डिप्लोमेसी लुकिंग एट 2026। अभी लास्ट क्लास में हमने कौन सा आर्टिकल किया था? इंडियन इकोनॉमी लुकिंग एट 2026। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, शुभजीत रॉय। ठीक है, किस पेपर से एसोसिएटेड है ये? जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर। ठीक है, तो जो सन 25 निकला है, 2025 जो निकला है, उसमें क्या हेडविंड्स थे, क्या टेलविंड्स थे, ये हमने डिस्कस किया था इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमिक हेडविंड्स क्या थे, इकोनॉमिक टेलविंड्स क्या थे। टेलविंड्स क्या है? फेवरेबल इवेंट्स जो हमारे इकोनॉमी को पुश देते हैं, इंपेटस देते हैं। हेडविंड्स क्या है? जो इकोनॉमी को सबड्यू करते हैं, सप्रेस करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को सबड्यू करते हैं। ठीक है, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हेडविंड्स और टेलविंड्स होते हैं। आईआर में या डिप्लोमेटिक हेडविंड्स वो इवेंट्स हैं जो इंडिया की प्रोफाइल को कमजोर करते हैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में। ठीक है, इंटरनेशनल फोरस पे, इंटरनेशनल रिलेशंस में। और टेलविंड्स कौन से इवेंट्स हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस में टेलविंड्स वो इवेंट्स हैं जो इंडिया की पोजीशन को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में और सुदृढ़ करते हैं और मजबूत करते हैं। तो सन 2025 वाला जो साल रहा है, वहां पे हमको क्या देखने को मिला है? हमको ये देखने को मिला है कई सारे हेडविंड्स भी हैं और कई सारे टेलविंड्स भी हैं। बट लाइक इकोनॉमी की तरह ही यहां पे भी हमको जो हेडविंड्स हैं वो ज्यादा देखने को मिले हैं। तो इंडिया की जो पोजीशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में 2025 में अगर हम बात करें तो कुछ मामलों में हम अच्छा फेयर किए हैं, कहीं पर हमको डिप्लोमेटिक लेवरेजेस देखने को मिले हैं, पॉजिटिव्स देखने को मिले हैं, और कहीं कहीं हमको क्या डिबैकल देखने को मिला है। ठीक है, सबसे इंपैक्टफुल जो बात रही है, जो नेगेटिवली इंपैक्ट की है इंडिया को, ग्लोबल ऑर्डर को भी और इंडिया को, वो क्या है? वो है ट्रंप का आ जाना, कमिंग इन ऑफ ट्रंप। ट्रंप के आने से क्या हुआ है? जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट है हमारा, जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट है वो वीकन किया है, वो उसमें जो मजबूती थी वो चली गई है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट क्या हुआ? इंटरनेशनल इकोनॉमी या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, इसको हम ग्लोबल कॉम्पैक्ट कहते हैं, जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमको देखने को मिला था। वर्ल्ड वॉर 2 तक क्या था? ग्लोबल रूल्स उतने नहीं थे, ग्लोबलाइजेशन उतना देखने को नहीं मिलता था। कंट्रीज जो है वो अपना अपना बस देखती थी, ग्लोबल रूल्स नहीं थे। ट्रेड को लेके, पीस को लेके। लीग ऑफ नेशंस थी तो क्या थी? लीग ऑफ नेशन बहुत लूजली ऑर्गेनाइज बॉडी थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या रियलाइज होता है? वर्ल्ड कम्युनिटी को यह रियलाइज होता है कि अब हमको इंटरनेशनल रूल्स चाहिए, अलग अलग डोमेन में, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पीस हो, चाहे सिक्योरिटी हो। इन सारी चीजों को एनफोर्स करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको मल्टीलेटरल रूल्स चाहिए, इंटरनेशनल रूल्स चाहिए। एक हो जाता है डोमेस्टिक लॉज, डोमेस्टिक रूल्स, जो कंट्रीज अपने टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरीज में चलाती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में, ग्लोबलाइज्ड एरा में हमको क्या चाहिए? हमको मल्टीलेटरल रूल्स चाहिए थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम देखते हैं लीग ऑफ नेशंस को कौन रिप्लेस कर लेता है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का काम क्या रहता है? यूएन चार्टर आता है, इसका काम यह है कि पीस, प्रॉस्पेरिटी को फोस्टर करना ग्लोबल स्केल पे। ठीक है, कि मतलब वर्ल्ड वॉर 2 जैसी घटना दोबारा ना घटे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फोस्टर करना, इंटरनेशनल पीस को, प्रॉस्पेरिटी को फोस्टर करना, ये काम हो जाता है यूएन का। तो यूएन चार्टर आता है, यूएन और जो उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करता है। दूसरा क्या है? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कौन से हो गए? फाइनेंस को लेके वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड को फोस्टर करने के लिए क्या आ जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। और जो पिछले 75-80 साल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाले जो 75-80 साल रहे हैं, उसमें हमको क्या देखने को मिला है? हमको यह देखने को मिला है कि एक सिंक्रोनाइज्ड, ग्लोबलाइज्ड इंटरनेशनल अफेयर्स हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, जो ग्लोबल ऑर्डर है वो आपका एक रूल बुक के हिसाब से चलता है।
इंटरनेशनल फाइनेंसेस हो गए, क्लाइमेट निगोसिएशंस हो गए, यूएनएफसीसीसी, रियो अर्थ समिट, ठीक है। तो वर्ल्ड एक कॉम्पैक्ट की तरह बिहेव करना लगता है, ठीक है। मल्टीलेटरल रूल्स हैं वो फॉलो किए जाने लगते हैं। लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिला, अभी हमको ये देखने को मिला कि ट्रंप आ गए, और ट्रंप के आने के बाद से यूएस जो है वो अपनी पोजीशन को रिट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यूएस अभी सोल सुपर पावर है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। हमको क्या देखने को मिलता है, यूएस अभी सोल सुपर पावर है। ट्रंप के आने से यूएस ने कई मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से हाथ खींच लिए, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे 75-80 साल से, ये इनकी जो पोजीशन है वो वीक होना शुरू हो गई, ये कमजोर होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो पिछले 4-5 साल की बात करें, तो हमको कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिले हैं। नेगेटिव इंपैक्ट्स, एक तो ट्रंप का आ जाना, यूएस का रिट्रीट, उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला है, मल्टीलेटरलिज्म जो बहुत तेजी से प्रोलिफरेट कर रहा था, जिसका प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था, ठीक है, वहां से भी हमको एक रिट्रीट देखने को मिल रहा है। सारे देश अपना अपना देखना शुरू कर दिए हैं। ग्लोबल रूल बुक है वो आपका डाइल्यूट होना शुरू हो गई है। यूनाइटेड नेशंस जैसी एजेंसियां और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं, उनका जो इंपैक्ट हुआ करता था वो भी आपका कम होना शुरू हो गया है। इसके अलावा एक तो ये हो गया, दूसरी चीज हमने क्या देखी, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये अभी भी पूरी तरीके से सीज नहीं हुई है। दिस इज कंटिन्यूइंग। तो इसकी वजह से भी हमको ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए थे बीच में, ठीक है। क्रूड के प्राइसेस अभी स्टेबलाइज्ड हैं, लेकिन जो पोजीशन है दैट इज वेरी मर्क्यूरियल। प्राइसेस कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। आज मान लिया रशिया दोबारा से अटैक कर दे यूक्रेन पे, क्योंकि वॉर जो है वो ऑनगोइंग है, अभी खत्म नहीं हुई है, तो फिर से हमको क्या देखने को मिलेगा, जो सप्लाई चेन है फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, सप्लाई चेन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो आपूर्ति श्रृंखला है, सप्लाई चेन है, वो भी हमको डिस्टर्ब होते दिखाई देंगे। फिर क्या है, जो गाजा वॉर है दैट इज ऑल्सो ऑनगोइंग। गाजा वॉर को भी 2 साल, रशिया यूक्रेन को 4 साल हो गए हैं, गाजा वॉर को कितना समय हो गया, गाजा वॉर को भी 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, और ये भी अभी सीज होने का नाम नहीं ले रही है। अब इन सब का, इन सारी चीजों का, चाहे ग्लोबल कॉम्पैक्ट का वीकेंड होना, कमजोर होना, रशिया यूक्रेन वॉर, गाजा वॉर है, तो क्या है, मिडल ईस्ट जो है हमारा, वहां पे इंस्टेबिलिटी रहेगी। मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो क्या होगा, इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं वीक होंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट जो है दैट इज वेरी क्रूशियल टू इंडियाज डिप्लोमेसी। क्या रीजंस है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से मिडिल ईस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी, बल्क ऑफ आवर एनर्जी कम्स फ्रॉम वेयर, मिडिल ईस्ट। वाना रीजन जो है, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, या मेना रीजन भी कहते हैं, वहां से हमारा तेल आता है। ठीक ठाक डायस्पोरा या डायस्पोरिक एलिमेंट है वो हमारा मिडिल ईस्ट में मौजूद है, ठीक है। मतलब हमारे लोग हैं वहां पे काम करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है, इंडिया की जिम्मेदारी है। तीसरा क्या, रेमिटांसेस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इंडिया को रेमिटांसेस मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, ठीक है। चौथी चीज क्या हो जाती है इंपॉर्टेंट, कि जो वेस्ट एशिया है, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, कतर हो गया, ओमान हो गया, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्केट है, मतलब मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को अगर हमको सक्सेसफुल करना है, तो इन मार्केट्स का स्थायी रहना, स्टेबल रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि ये रीजन जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये रीजन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2025 वाला जो साल रहा है, इन सारे एस्पेक्ट से बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि ग्लोबल कॉम्पैक्ट हमको चरमराता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जो मल्टीलेटरलिज्म से रिट्रीट देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ब्रेटन वुड्स, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं, ठीक है, वो भी वीकेंड होती जा रही हैं। तो इंडिया एक मिडिल पावर है। इंडिया क्या है, एक मिडिल पावर है। हम एस्पायर कर रहे हैं सुपर पावर होने का, लेकिन अभी भी हम एक मिडिल पावर है। तो ये इन सारे इवेंट्स की वजह से
जो हमारी पोजीशन है इंटरनेशनल रिलेशंस के मैट्रिक्स में, वो आपकी कमजोर हो रही है, वो आपकी वीक पड़ती जा रही है। तो 2025 इस लिहाज से अच्छा नहीं गया। हालांकि कुछ पॉजिटिव्स भी हमको देखने को मिले। पॉजिटिव्स क्या हैं? पॉजिटिव्स ये हैं कि जैसे हमने यूरोप के साथ जो रिलेशंस हैं वो बेटर कर लिए हैं। हम ज्यादा से ज्यादा अब एफटीए साइन कर रहे हैं। यूके के साथ हमने एफटीए साइन कर लिया है। ईयू के साथ हम प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है कि जल्द से जल्द एफटीए हमारा साइन हो जाए, और वो हो भी जाएगा, निगोशिएशन चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि इसलिए कि मल्टीलेटरल ट्रेड है वो आपका डेक्लाइन पे है। ग्लोबल ट्रेड जो है, जो ठीक ठाक बढ़ा हुआ था सन 2000 के बाद से, अब वो क्या है, वो कम हो गया है। अब कंट्रीज ऐसा नहीं आपस में ट्रेड रोक दी है, ट्रेड वो कर रही है, लेकिन वो ब्लॉक्स बना के ट्रेड कर रही है। ठीक है, जैसे ईयू आपस में फ्रांस जर्मनी में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आपका यूके से सामान है वो आपका जर्मनी आ रहा है, स्विट्जरलैंड जा रहा है, स्विट्जरलैंड का सामान फिनलैंड नॉर्वे जा रहा है। तो ब्लॉक ट्रेड अब ज्यादा हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड, सही मायने में जो इंटरनेशनल ट्रेड है आउटसाइड ब्लॉक, वो आपका कम हो गया है। इंडिया किसी मेजर ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इससे हमको नुकसान हो रहा है, इससे हमको नुकसान हो रहा है, क्योंकि मल्टीलेटरलिज्म रिट्रीट कर गया है। मल्टीलेटरल ट्रेड बुक है, अब उसको कोई मान नहीं रहा है। जो मानने वाली कंट्रीज है उनका उतना इंपैक्ट नहीं है। जो बड़ी पावर्स हैं वो हाशिए पे रखी हुई है मल्टीलेटरल ट्रेड बुक को। ठीक है, तो इंडिया अब कोशिश में है कि हम जल्दी से जल्दी एफटीए साइन करें। तो हमारी यूरोप के साथ एंगेजमेंट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, मिडिल ईस्ट के साथ हम अब हम यूनिलेटरली एंगेज करने का सोच रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हम किसी मेजर ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा हो जाए, आरसीईपी का या सीपीटीपीपी का। तो पॉजिटिव्स में एक चीज यह है कि यूरोप के साथ जो हमारे संबंध है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, वो बेहतर हुए, एक चीज। दूसरा क्या है, चाइना के साथ जो संबंध खराब हो गए थे, जो रिलेशंस खराब हो गए थे गलवान क्लैश के बाद, गलवान क्लैश के बाद हमने क्या देखा, हमने ट्रूप्स है मोबिलाइज कर दी थी अपने साइड से। गलवान में हमने ट्रूप्स, या अलोंग द चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर, हमने क्या किया था, अपनी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट रखी थी। उसके बाद से जो हमारे रिलेशंस हैं उसमें उसमें एक सार एलिमेंट आ गया था, एक खटास आ गई थी। तो उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला कि फ्लाइट्स हैं वो रोक दी गई थी, मूवमेंट ऑफ पीपल है उसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, वीजा रेजिम और स्ट्रिंजेंट हो गई थी। चाइना अपने साइड से वीजा नहीं इशू कर रहा था, हम अपने साइड से वीजा नहीं इशू कर रहे थे। लेकिन सन 25 में एक अच्छी चीज ये हुई है कि हम चाइना के साथ दोबारा से एंगेज करना शुरू कर दिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग कजान में मिलते हैं सन 24 में, मतलब लेटर हाफ ऑफ द ईयर। और उसके बाद से हमको क्या देखने को मिलता है, उसके बाद से हमको ये देखने को मिलता है जो ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, वीजा रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन, इसमें एक ईज आती है, इसमें एक ईज आती है, जिसकी वजह से चाइना के साथ जो संबंध खराब हुए थे 2022, 23, 24 में, वो दोबारा से बेहतर होना शुरू किए। तीसरी चीज क्या है, कनाडा के साथ हमने रिलेशंस बेहतर किए हैं सन 25 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट, एक डेवलप्ड कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट में एक इंपॉर्टेंट कंट्री। ठीक है, ठीक ठाक मार्केट है, ठीक ठाक इंडियन डायस्पोरा है वो वहां पे है। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब, ठीक है, ट्रेवल देयर, नॉट जस्ट फ्रॉम पंजाब, एल्सवेयर आल्सो दे ट्रेवल टू कनाडा फॉर वर्क। तो हमारा ठीक ठाक डायस्पोरा है वो आपका कनाडा में। कनाडा से रिश्ते क्यों खराब हुए थे हमारे, कनाडा से जो रिलेशंस हैं वो इसलिए खराब हुए थे क्योंकि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था निज्जर, उसकी हत्या हो गई थी वहां पे, ही वॉज मर्डर्ड। कैनेडियन अथॉरिटीज एलिगेशन लगाई कि इसमें इंडियन स्टेट का हाथ है, इंडियन स्टेट का हाथ है। ठीक है, अब वहां पर क्या है कि ठीक ठाक कंस्टिट्यूएंसी है सिखों की कनाडा में। ठीक है, कैबिनेट्स में भी ठीक ठाक सिख हैं। तो एक तरीके की अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी जस्टिन ट्रूडो के साइड से, जस्टिन ट्रूडो के साइड से, और उसकी वजह से अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रूडो ने क्या किया, इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे वो खराब कर दिए। लेकिन फिर क्या हुआ, इलेक्शंस हुए, ट्रूडो चले गए, नए प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने एक ऑलिव साइन दिया, ऑलिव साइन दिया मतलब सिग्नलिंग की कि मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन अपेंडिंग द रिलेशन विद इंडिया, हमको रिलेशन से हम बेहतर करने पड़ेंगे। तो कनाडा के साथ हमारे रिलेशन जो खराब हो रखे थे चाइना की तरह, वो भी इस साल बेहतर हुए हैं। ठीक है, तो देयर सम
नेगेटिव्स, ठीक है, कुछ हेडविंड्स हैं, लेकिन कुछ टेलविंड्स भी हैं, देयर आर सर्टेन टेलविंड्स एज वेल। ओवरऑल अगर बात करें तो आर्टिकल बात करता है किस चीज की, व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स, क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है, हमारे नेबरहुड में, और दूर दराज की कंट्रीज में, जो इंडिया के आईआर मैट्रिक्स को इंपैक्ट कर रही हैं। तो पहली चीज है, नेबरहुड की बात कर लेंगे, पहले नेबरहुड की बात कर लेंगे। नेबरहुड में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो है वो कौन सी है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे टाइज रहे हैं वो शुरू से खराब रहे हैं, शुरू से खराब, बीच में नॉर्मलसी आई, लेकिन बाद में हमने क्या देखा, बाद में हमने देखा कि जो टेरर अटैक है, टेरर अटैक्स हैं वो आपके बढ़ते जा रहे थे। तो अब ये हुआ कि इंडिया ने एक टफ पोजीशन लिया, ठीक है, नो टॉक्स अलोंग विद टेरर, नो टॉक्स अलोंग विद टेरर, कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद आतंकवाद या आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा, ठीक है, अपने सॉइल को इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक हम पाकिस्तान के साथ कोई नए टॉक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस साल हमको क्या देखने को मिला, पाकिस्तान कंटिन्यूड विद द सेम। पहलगाम, अप्रैल 22 को क्या हो रहा है, पहलगाम अटैक हो रहा है। पहलगाम अटैक के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 4 दिन का ऑपरेशन चला। 4 दिन के ऑपरेशन के बाद हमने ऑपरेशन एंड नहीं किया है, उस पर एक पॉज लगाया है, उस पर सिर्फ एक पॉज लगाया है। दूसरी चीज क्या है, वहां पे डेमोक्रेसी की बैक स्लाइडिंग हुई है, जो डेमोक्रेटिक मतलब दिखाने के लिए डेमोक्रेसी बनी हुई है, लेकिन आसिम मुनीर जो जनरल था वो अपने आप को एलिवेट कर लिया किस पे, फील्ड मार्शल पे। और इस समय एक्चुअल में जो रेन रन कर रही है वो किसकी कर रही है, पाकिस्तानी मिलिट्री की कर रही है। तो एक डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हमको पाकिस्तान में देखने को मिली है। ये देखने को मिला है, जब भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में आती है तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस है वो खराब होते हैं। मिलिट्री जो है वो परपेट्रेट करती है जैश जैसे ग्रुप को, लश्कर जैसे ग्रुप्स को, ठीक है, और पाकिस्तानी सॉइल को एज अ टेररिस्ट लॉन्च पैड यूज किया जाता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट द्वारा। तो अभी हमको क्या देखने को मिला है, आसिम मुनीर की जो पोजीशन है पाकिस्तानी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में वो और ज्यादा पावरफुल हो गई है, जिसकी वजह से नियर फ्यूचर में कोई नॉर्मलसी आते नहीं दिखाई दे रही है, नियर फ्यूचर में कोई नॉर्मलसी आते हुए नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। ट्रेड हमारा रेस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट ऑफ पीपल है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो रेस्ट्रिक्टेड है। 2025 पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहा है, अभी भी जो हमारे टाइज हैं दैट आर वेरी स्ट्रेन्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, और नियर फ्यूचर में कोई नॉर्मलसी आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा बात करें नेपाल की, ठीक है, नेपाल में हमको क्या देखने को मिला, नेपाल से रिश्ते हमारे खराब नहीं है, मतलब एज ए स्टेट पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, लेकिन नेपाल हमारे लिए खतरा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान, चाइना नेपाल की टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेपाल अगर हम स्टेट की बात करें तो दैट इज नॉट एन इनिमिकल स्टेट टू अस, वो हमारे लिए कोई इनिमिकल स्टेट नहीं है। लेकिन पिछले 10-12 साल में हमको क्या देखने को मिला है, जो वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है कम्युनिस्ट पार्टी, दैट इज क्लोजर टू चाइना, ठीक है, क्लोजर टू, वहां पे दो मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, एक है नेशनल कांग्रेस, ठीक है, या नेपाली कांग्रेस, और दूसरी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। जो नेपाली कांग्रेस है वो क्या है, वो प्रो इंडिया है, दिस इज प्रो इंडिया, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है दैट इज प्रो चाइना, प्रो चाइना। तो अभी वहां पे कोयलिशन एरा का दौर चल रहा था, और फाइनली हमको क्या देखने को मिला, फाइनली हमको देखने को मिला जेनजी रिवॉल्यूशन। इस पे भी हमने आर्टिकल किया हुआ है, जेनजी रिवॉल्यूशन क्यों आया, क्या है ये, जेनजी कौन है, आप लोग जेनजी हैं।
जो मोस्टली मतलब वो लोग जो सन 2000 के बाद की जिनकी पैदाइश है, ठीक है। तो नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और वहां के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में करप्शन बहुत ज्यादा था, निपोटिज्म बहुत ज्यादा था, करप्शन और निपोटिज्म बहुत ज्यादा था। इसके विरुद्ध जो वहां का जनजी है वो सड़क पे उतरा, प्रोटेस्ट हुए और तख्ता पलट हो गया, ठीक है। तख्ता पलट हो गया और अभी क्या है वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट किसके अध्यक्षता में, वहां की चीफ जस्टिस थी सुशीला कार्की, सुशीला कार्की। तो इंटरिम गवर्नमेंट का क्या मतलब हो जाता है, व्हाट इज इंटरिम गवर्नमेंट? टेम्पररी गवर्नमेंट जिसका काम क्या होता है, पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करना और फिर से चुनाव करा देना। तो 2026 में अभी चुनाव हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो जेंजी रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से तख्ता पलट हुआ, इसकी वजह से आपका नेपाल में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हमारे ठीक नेबरहुड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इंडियन स्टेट के लिए। क्या कारण है इसका? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, तो उसके जो स्पिल ओवर्स हैं वो हमको इंडिया में भी महसूस होंगे। वी वुड बी फीलिंग द अपहीवल्स, वी वुड बी फीलिंग द क्रैक्स ऑफ द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन आवर नेबरहुड। नेपाल में पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है तो लोग वहां से क्या करेंगे, पलायन करना शुरू कर देंगे इंडिया में, इंडिया में पलायन करना शुरू कर देंगे। वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर रहेगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा, नेपाल सॉइल, नेपाल का जो धरती है उसको इंडिया के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया बाय चाइना, बाय पाकिस्तान, ठीक है। तो जो जेंजी रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट प्रो इंडिया। अभी भी हमको वहां देखने को क्या मिल रहा है कि नेपाल कांग्रेस के लिए जो सपोर्ट है बढ़ गया है, मोनार्की के लिए, जिसको अर्ली 2000 में, मिड 2000 में हमको देखने को मिला था कि मोनार्की को सप्लांट कर दिया गया था, प्रो मोनार्की वॉइसेस हैं वो दोबारा से सुनने को मिल रही हैं कि दोबारा से मोनार्की आ जाए जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन जब तक ये सारी चीजें हो नहीं जा रही हैं, इलेक्शन हो नहीं जा रहे हैं, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी 5 साल की सरकार बना नहीं ले रही है, तो इंडिया के लिए ये प्रॉब्लमेटिक बात है, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमको कहां देखने को मिला, बांग्लादेश में देखने को मिला है। बांग्लादेश में क्या हुआ, करीब 15 साल से आवामी लीग है दैट वाज रूलिंग द कंट्री, शेख हसीना वाज रूलिंग द कंट्री। फिर क्या हुआ, कोटा सिस्टम को लेके वहां कुछ विवाद होता है, लोग प्रोटेस्ट के लिए उतरते हैं सड़क पे, ठीक है, और ये प्रोटेस्ट जो है वो स्नोबॉल कर जाता है, जिसकी वजह से नेपाल की तरह बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो जाता है। सिटिंग इंकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भागना पड़ता है, वो कहां आती है, गाजियाबाद, हिंडन एयरबेस, ठीक है। और वहां पर क्या है, वहां पे भी एक इंटरिम गवर्नमेंट किसकी अध्यक्षता में, मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में बना दिया जाता है। तो 2026 में नेपाल में भी इलेक्शंस होने हैं और 2026 में आपका बांग्लादेश में भी इलेक्शंस होने हैं। लेकिन प्रॉब्लमेटिक क्या है, प्रॉब्लमेटिक बात यहां पर क्या है कि आवामी लीग है, इसको एक्सक्लूड करके रखा गया आने वाले इलेक्टोरल प्रोसेस से। अभी वहां जो मेजर पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो कौन कौन है, एक तो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, खालिदा जिया वाली। जैसे नेपाल में हमको क्या देखने को मिलता है, नेपाल में 2 पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, नेपाल कांग्रेस जो प्रो इंडिया है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है वो प्रो चाइना है। वैसे ही बांग्लादेश में भी आपके 2 धड़े हैं, एक आवामी लीग है शेख हसीना वाली, ठीक है, वो प्रो इंडिया है, और खालिदा जिया वाली बीएनपी दैट इज प्रो चाइना, प्रो पाकिस्तान। मतलब ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे बहुत ज्यादा राइज करती है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे बहुत ज्यादा राइज करती है। दूसरा, जमात ए इस्लामी, ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन ये एक सोशो इकोनॉमिक फॉर्मेशन है जिसका ठीक ठाक दखल है किसमें, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जमात ए इस्लामी, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ठीक ठाक दखल है इसका वहां की पॉलिटिक्स में। जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है उसमें जमात इस्लामी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो अभी चुनाव होने वाले हैं लेकिन उसमें आवामी लीग को हटा दिया गया है, आवामी लीग को एक्सक्लूड करके रखा गया।
अभी खालिदा जिया का लड़का है वो भी आ गया है बांग्लादेश में, जिसकी वजह से बीएनपी और मजबूत होते जा रही है। और हमको पहले ही क्वार्टर में 26 के पहले ही क्वार्टर में वहां पे चुनाव होते दिखाई देंगे। तो अवामी लीग का हट जाना ये भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि पिछले 12-15 साल में अवामी लीग की वजह से इंडिया को बहुत फायदा हुआ था। क्या फायदे हुए थे? एक तो जो सब रीजनल कनेक्टिविटी उस पर बहुत ज्यादा हमको देखने को मिला था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने कई सारे साइन किए थे और एग्जीक्यूट कर दिए थे। मैत्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रेल लिंक, ये सारी चीजें हमने की थी ना अभी पिछले क्लासेस में। इसके अलावा बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट सब रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरा था, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। फिर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो बहुत दिन से टल रहा था, जिसकी वजह से इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में हमको एक स्ट्रेन देखने को मिल रहा था। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी किया गया अवामी लीग की सरकार में। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से, वो ये हुई कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो आपका लगता है कहां से? नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ के जो इंसर्जेंट्स हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो यहाँ पर कांड करते थे, हमारे फोर्सेस पर अटैक करते थे और भाग के कहां छुप जाते थे? बांग्लादेश में छुप जाते थे। ठीक है, तो आवामी लीग की सरकार की वजह से इंडियन स्टेट को ठीक ठाक सपोर्ट मिला, ठीक ठाक सपोर्ट मिला। कई इंसर्जेंट जो छुपे हुए थे उनको एक्स्ट्राडाइट किया गया, उनको हैंडओवर किया गया, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी में हमको एक भारी गिरावट देखने को मिली। अब क्या है, दोबारा से एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया है। इस टाइप का कोऑपरेशन, इस टाइप का सपोर्ट आने वाले डिस्पेंसेशन बीएनपी से मिले ना मिले, अभी ये देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आवामी लीग का जाना, आवामी लीग का जाना इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में भी टर्मोइल है, नेपाल में भी स्ट्रेन हमको देखने को मिले। ये हमारा नेबरहुड की बात हो गई। नेबरहुड से दूर जाएं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है जो इंपैक्ट करती है इंडिया के इंटरेस्ट को इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो है आपकी यूएस। यूएस में क्या हुआ? ट्रंप आ गए। ट्रंप के आने से हमको क्या देखने को मिला है? ट्रंप के आने से हमको ये देखने को मिला है कि मल्टीलेटरलिज्म है वो बैकस्लाइड करने लगा। 50% की टैरिफ भी लगा दी गई। H1B वीजा को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। H1B वीजा रेजिम को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो टैरिफ लगने से क्या होगा? जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं हमारे वो नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे, और H1B वीजा पे रेस्ट्रिक्शन लगाने से क्या होगा? जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं जो वहां काम करने जाते हैं, इंडियंस जो हैं यूएस में एज अ कंसल्टेंट काम करने जाते हैं, आईटी में इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका ऑफशोरिंग के लिए जाते हैं, उनका जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो भी इंपैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा? इंडियन जीडीपी पे नकारात्मक प्रभाव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो 50% टैरिफ, H1B वीजा, मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म की बैकस्लाइडिंग, वही जो हमने बात की यूनाइटेड नेशंस, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, हाँ, ये सारी चीजें इंडिया के लिए ठीक नहीं है। अगली घटना आपकी या अगला रीजन या अगली कंट्री जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी वेस्ट एशिया में टेंशन। वेस्ट एशिया परपेचुअली हमको क्या देखने को मिलता है? वेस्ट एशिया में परपेचुअल एक टेंशन बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि इस रीजन में डेमोक्रेसीज है नहीं, इसराइल को छोड़ के डेमोक्रेसी नहीं है कहीं पे भी, हर जगह मोनार्की है, तो आपस में लड़ाई। ठीक है, इसराइल पैलेस्टीन इशू, वही गाजा वाला इशू ये बना हुआ है, ये आपका 1940-50 से बना हुआ है और ये सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। वेस्ट एशिया जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई लिहाज से, डायस्पोरा के लिहाज से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से। ठीक है, तो यहां पे भी हमको क्या देखने को मिल रहा है? जो गाजा वॉर है 2 साल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसराइल पैलेस्टीन के बीच में डिटेंटे या एक जो इशू आ गया था वो अभी भी सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा है, वो अभी भी सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा है। ग्लोबल कम्युनिटी लगी हुई है कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिससे क्या है, जो सप्लाई चेन है एनर्जी को लेके, ठीक है, वो आपकी मजबूती रहे,
उसमें एक मजबूती बनी रहे। लेकिन ना इजराइल बात मान रहा है, ना पैलेस्टीन बात मान रहा है। सीज फायर्स हो रहे हैं, लेकिन वो सीज फायर्स जो हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से वेस्ट एशिया में भी टेंशन बनी हुई है। गाजा इशू तो एक हो गया, दूसरा क्या है, ईरान को लेके, ईरान सऊदी का कंफ्लिक्ट है। ईरान सऊदी कंफ्लिक्ट इज ऑल्सो नॉट डिफ्यूजिंग। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में भी इंस्टेबिलिटी है, जो इंडिया के कई सारे नेशनल इंटरेस्ट जैसे डायस्पोरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इसको नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। ठीक है, फिर रशिया यूक्रेन वॉर। अब ये रीजन इंडिया से दूर है, लेकिन यहां पे अगर अशांति रहेगी तो इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो आपके सैक्रिफाइस होना शुरू हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हाल के वर्षों में हमने जो अपना क्रूड इंपोर्ट है वो रशिया से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। करीब करीब 35% का जो क्रूड इंपोर्ट है अब हमारा रशिया से आने लगा है। ठीक है, जो कि 2021 तक खाली 2% या 2% के नीचे रहता था, अब हम उसको बढ़ा के 35% के आसपास कर दिए। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर और चलता रहा तो जो रशिया पे जो सैंक्शंस हैं यूरोप के, अमेरिका के, वो और बढ़ते जाएंगे। ऑलरेडी सैंक्शंस लग चुके हैं। हमने बात भी की थी, रोजनेफ्ट, लुकोइल, जो दो नेशनल कंपनीज हैं रशिया की, ठीक है, उस पे आपके सैंक्शंस जो है वो इम्पोज किए गए थे। ठीक है, तो जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब 1/3 से ज्यादा हिस्सा अपनी क्रूड डिपेंडेंसी का हम किस पे कर रखे हैं, रशिया पे कर रखे हैं। तो अगर सैंक्शंस आ रहे हैं तो इंडिया में पेट्रोल की कीमतें या डीजल की कीमतें ये आपका बढ़ने लगेंगी। तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीजें हुई, ये तो हम नेगेटिव चीजों की बात कर ली, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, जैसे वी हैव स्टार्टेड री एंगेजिंग विथ चाइना। री एंगेजिंग विथ चाइना, चाइना के साथ री एंगेज करना क्यों आवश्यक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेड इकोनॉमी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना, क्योंकि चाइना क्या है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सिस है। अगर हमको इंडिया में मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव को सक्सेसफुल करना है तो कई इंटरमीडियरी गुड्स हैं वो हम चाइना से लेते हैं। जैसे हम दवाइयां बनाते हैं, इंडिया क्या है, जेनरिक फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन उसमें दवाइयों में जो एपीआई होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो हम कहां से लेते हैं, वो चाइना से लेते हैं। हम सोलर पैनल्स बना रहे हैं तो उसमें जो वेफर्स हैं, चिप्स हैं, वो हम कहां से ले रहे हैं, वो भी हम चाइना से ला रहे हैं। तो हम फिनिश्ड गुड तो कंज्यूम करते ही हैं, चाइनीज फिनिश्ड गुड्स, साथ ही साथ कई सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो भी चाइना से कंज्यूम करते हैं। तो अगर चाइना के साथ ट्रेड टेंशंस रहेंगे या अदरवाइज टेंशंस रहेंगे तो इंडिया के आत्मनिर्भर भारत जैसे या मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ये भी आपका नेगेटिवली इंपैक्ट शुरू होना हो जाएंगे। ठीक है, गालवान क्लैश के बाद हमको क्या देखने को मिला, गालवान एक मेजर फ्लैश पॉइंट था जिसकी वजह से रिलेशंस है वो खराब हुए। लेकिन 2024 में जो कजान समिट हुई है, कजान समिट के बाद हमको ये देखने को मिला है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस में थोड़ी सी बेहतरी आई है। जो वीजा रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए हैं। तो दिस इज अ गुड साइन। और जो एक टर्मोइल चल रहा है ग्लोबल ऑर्डर में, टर्मोइल चल रहा है ग्लोबल ऑर्डर में, यूएस जो है वो अपने रोल से पीछे हट रहा है। तो वहां पे चाइना के साथ इंडिया का एक कॉम्पैक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अगर चाइना इंडिया साथ आ जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो स्ट्रेटेजिक वेट है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे आपका ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में हो, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये क्या कर सकता है, ये यूएस को काउंटर करने में मदद कर सकता है। तो री एंगेजमेंट विद चाइना बिकम्स इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, कनाडा के साथ हमने जो टाइज हैं वो रीसेट कर ली हैं। कनाडा के जो साथ टाइज हैं निज्जर की किलिंग के बाद, ठीक है, नए प्राइम मिनिस्टर चांदनी आए तो अब क्या है, ही हैज शोन द इंटेंट कि दे वांट, कनाडा वांट टू री एंगेज विद इंडिया। तो कनाडा भी है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायस्पोरा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा पढ़ने जाते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पे। तो कनाडा के साथ रिलेशंस बहुत हैं। मेक इन इंडिया के लिए कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वो हमारे लिए एक रेडी मार्केट हो सकता है हमारे फिनिश्ड गुड्स के लिए। ठीक है, और इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस में एक इंपॉर्टेंट प्लैंक है, वो बन के उभरना चाह रहा है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट एक दो कंट्रीज और हैं, जैसे टर्की है, टर्की और अफगानिस्तान। टर्की के साथ हमारे रिलेशंस हैं वो खराब हुए हैं, विच इज नॉट गुड। ठीक है, टर्की के साथ रिलेशंस खराब होने का क्या कारण है? हाँ, जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसमें यह देखा गया कि टर्की ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ठीक है, उसने उसको आर्म्स अम्यूनिशन, ड्रोन्स हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं, और भी मॉरल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। तो इसकी वजह से इंडिया टर्की के रिलेशंस में क्या हुआ है? गिरावट आई है। ठीक है, रिलेशंस में एक स्ट्रेन हमको देखने को मिला है। दूसरी चीज यह है कि टर्की जो है वो जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत छोट, मतलब इकोनॉमी वाइज कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन जो इसका जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, दैट इज वेरी क्रूशियल। वो यूरोप और एशिया का एक तरीके से आप कहिए गेटवे है। तो हमको मान लीजिए ट्रेड ट्रांजिट चाहिए, अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के लिए रूट्स चाहिए, तो उसके लिए टर्की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो टर्की के साथ हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं। अफगानिस्तान में भी हमको कुछ समय पहले रेजिम चेंज देखने को मिली, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको उखाड़ फेंका गया, तख्ता पलट देखने को मिला, और किसने टेक ओवर कर लिया? तालिबानियों ने कर लिया। तालिबान के टेक ओवर के बाद हमने क्या किया? हमने अपने एम्बेसी के स्टाफ्स को वापस बुला लिया। ठीक है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसमें एक स्टैंड ऑफ हमको देखने को मिला था। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी 2025 में हमने दोबारा से अपनी एम्बेसी है वो ओपन कर दी है। ठीक है, और हमने अफगानिस्तान के साथ प्रोएक्टिवली एंगेज करना, डिप्लोमेटिकली हमने एंगेज करना दोबारा से शुरू कर दिया है। रीजन क्या है? रीजन इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के भी रिलेशंस अच्छे नहीं है। ठीक है, तो अफगानिस्तान को हम पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि इन इवेंट ऑफ वॉर जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है वहां से हम पाकिस्तान को देख सकते हैं, और अफगानिस्तान के साथ अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस रहेंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान के जो वेस्टर्न मार्जिन है वहां पे भी हम अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रख सकते हैं, या अफगानिस्तान नेशनल आर्मी को इस्तेमाल कर सकते हैं समाने पे। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशंस थे जो खराब हो गए थे उसको हमने बेहतर कर लिया। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टेक अवेज फ्रॉम 2025। अब सन 26 की बात करें, मतलब जो विंडो अब हमारे सामने खुली है, ठीक है, 2026 विंडो, उसमें क्या क्या चीजें साइट में है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर इन साइट, व्हाट थिंग्स वी कैन इंप्रूव। ठीक है, कहां कहां हमको डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉकिंग करनी है, जिससे हम इंडियन इंटरेस्ट को बाहर सिक्योर कर सकें, इफेक्टिवली सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी क्या किया है? नया एम्बेसडर इंडिया में अपॉइंट किया है, सर्जियो गौर। ठीक है, तो हमको क्या करना है? जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, अब देखिए यूएस और इंडिया दो हैवी ब्लॉक्स हैं। एक सिंगल आदमी को जो रिलेशंस है यूएस इंडिया टाइज है वो डिक्टेट नहीं कर सकता है। जो बाइडेन के पहले आपका ट्रंप के पहले आपका बैरक ओबामा थे। तो रिलेशंस जो जॉर्ज बुश के टाइम से अच्छे हुए हैं, 15-20 साल में जो रिलेशंस अच्छे हुए हैं, वो एक आदमी की वजह से हमको बिगड़ने नहीं देना है। तो ट्रंप अलग है, यूएस अलग है। ठीक है, ट्रंप क्या है? दूसरी बार अपनी सरकार बनाए, 1 साल निकल गया, 3 साल इनको और रहना है बस।
तो एक व्यक्ति के पीछे यूएस जैसी कंट्री के साथ हम अपने रिलेशंस बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन 3 साल हमको निकालने पड़ेंगे। तो यहां पे हमको क्या करना है, डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉकिंग करनी है। ठीक है, हमको लेवल ऑफ एंगेजमेंट जो है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, उसको ऑन रखना है। लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो ऑन रखना है। जो सर्जियो गौर यूएस के एनवॉय हैं, इनके साथ हम बैठ के बातें कर सकते हैं। यूएसटीआर से हम बात कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑलरेडी ट्रेड डील मतलब निगोशिएशन में है, इसको बहुत पहले साइन हो जाना चाहिए था, लेकिन साइन नहीं हो पाई है। 50% का टैरिफ लगा हुआ है, और यूएस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए। तो हमको इसको खोना नहीं है। तो वी हैव टू हैव फ्री निगोशिएशंस। ठीक है, निगोशिएशन चलते रहने चाहिए। जो यूएस एनवॉय है उनके साथ हमको कंटिन्यूअसली एंगेज करते रहना है। ठीक है, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंड्स के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डायस्पोरा के लिहाज से, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से। ठीक है, दूसरी चीज है यूरोप। ठीक है, अब WTO का जो रेलेवेंस है वो कम होते जा रहा है, मल्टीलेटरल ट्रेड है वो आपका कम होते जा रहा है। तो हमारी कोशिश क्या है कि हम नई टेरिटरीज, हम नए मार्केट्स खोजें। नए टेरिटरीज का मतलब क्या हो गया, नई टेरिटरीज का मतलब ये हो गया कि हमको अपना जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो एक्सपेंड करते रहना है। हमको फेवरेबल ट्रेड रेजिम्स चाहिए, इसके लिए हम FTA साइन कर रहे हैं। यूके के साथ अभी हमने FTA साइन किया, यूरोप के साथ अभी पाइपलाइन में है। ठीक है, ये FTA अगर साइन हो गया तो जो मार्केट हमने यूएस में खोया है 50% टैरिफ की वजह से, वो एक नया मार्केट हम पा लेंगे। ठीक है, तो लॉसेस फ्रॉम द यूएस शुड बी मेड अप बाय द गेन्स वी आर गेटिंग टू सी इन यूरोप। ये तभी पॉसिबल है जब हम EU के साथ जल्द से जल्द FTA साइन कर लें। साथ ही साथ यूरोप क्या है, यूरोप एक डेवलप्ड ब्लॉक है, 27 कंट्रीज का एक डेवलप्ड ब्लॉक है। यहां से भी हमको फंड्स, टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उसके रिफॉर्म्स के लिए भी EU का साथ भारत के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हम क्या चाह रहे हैं, UNSC रिफॉर्म्स चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF में भी रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं। डेवलपिंग वर्ल्ड क्या चाहता है कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सुधार हो, उसमें रिफॉर्म्स आए। वो बिना, क्योंकि देखिए यूएस तो पल्ला झाड़ा हुआ है, तो वहां पे यूरोप जो है वो ये वैक्यूम है वो फिल कर सकता है। यूरोप जो है वो एंग्लो सेक्सन वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट एक्सिस है। ठीक है, तो यूरोप का साथ जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2026 की हम बात करें तो हमारी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। उर्सुला वॉन्डर लैन, ठीक है, उर्सुला वॉन्डर लैन जो EU की लीडर हैं, वो जनवरी में आ रही हैं, 26 जनवरी के परेड में उनको इनवाइट किया गया स्टेट गेस्ट की तरह। साथ ही साथ जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्स, उनको भी आना है जनवरी में। फिर आपका फरवरी में फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ही इज ऑल्सो स्टेटेड टू विजिट। तो बहुत कम समय में बहुत हाई प्रोफाइल यूरोपियन विजिट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक विंडो ओपन कर रही है कि हम अपना EU के साथ जो एंगेजमेंट है वो और ज्यादा बढ़ाएं, FTA को जल्दी से जल्दी साइन करने की कोशिश करें। फिर आइए इमीडिएट नेबरहुड में नेपाल बांग्लादेश में हमको क्या देखने को मिला, नेपाल बांग्लादेश में हमको रेजिम चेंज देखने को मिला है हाल के कुछ समय में। ठीक है, इलेक्शंस जो है राउंड द कॉर्नर है, मतलब इलेक्शंस बस आने वाले हैं, तो उससे हमको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती दिखाई देगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में इंडिया को क्या करना है, इंडिया को जो पंचशील के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, मतलब हमको इंटरफेयर नहीं करना है, या ऐसे नहीं दिखना है कि हम लगे, वर्ल्ड कम्युनिटी को लगे या नेपाल को लगे, बांग्लादेश को लगे कि ये हमारे घरेलू पॉलिटिक्स में, घरेलू राजनीति में भारत का हस्तक्षेप हो रहा है।
ठीक है। तो नॉन इंटरवेंशन बहुत, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरवेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, कि मतलब हमको सपोर्ट करना है, इन कंट्रीज को सपोर्ट करना है एक कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में, लेकिन हमको ओवर रीच नहीं कर देनी है, कि मतलब इंडिया ऐसा ना दिखे कि हस्तक्षेप कर रहा है, कि इंटरवीन कर रहा है, पॉलिटिकली इंटरवीन कर रहा है। क्योंकि इंडिया में पहले एलिगेशन लग चुके हैं कि इंडिया जो है वो बिग ब्रदर की तरह बिहेव करता है, बिग ब्रदर की तरह बिहेव करता है साउथ एशिया में। तो हमको दोबारा से ये इमेज नहीं लानी है, वी डोंट हैव टू ब्रिंग इन दिस इमेज अगेन। ठीक है, तो नेपाल बांग्लादेश को देख के हमको बहुत कॉशियस होकर चलना है, टाइट डिप्लोमेटिक रोप वॉकिंग चाहिए यहाँ। ठीक है, हमको डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है, सपोर्ट करना है, वहां के जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, नेपाल कांग्रेस हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हो गई। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो हमें पता है बीएनपी प्रो इंडिया नहीं है, प्रो चाइना है, प्रो पाकिस्तान है, लेकिन हमको इनके साथ भी अब एंगेज करना है। इंडियन फॉरेन ऑफिस इन ढाका, इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है ढाका में, दैट शुड रीच आउट टू बीएनपी, दैट शुड रीच आउट टू जमात इस्लामी। ठीक है, क्योंकि आईआर में क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है ना कि दे आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स। क्या परमानेंट है? जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपके परमानेंट है। तो एक समय तालिबान को एक टेररिस्ट आउटफिट की तरह देखा जाता था, लेकिन आज क्या है, आज हम तालिबान के साथ एंगेज करते हैं। तालिबान के साथ हम क्यों एंगेज कर रहे हैं? क्योंकि वो अफगानिस्तान में रूल कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान से हमको रिलेशन अच्छे रखने हैं, तो हमको तालिबानी गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ा लेगा? जो हमारे एडवर्सरीज हैं, चाइना, पाकिस्तान, वो बढ़ा लेंगे। तो हम एक वैक्यूम क्यों खुला छोड़ें? सो इज अ केस विद बांग्लादेश ऑल्सो। हमको पता है कि जो स्टांस है बीएनपी का, दैट इज प्रो चाइना, लेकिन हमको एंगेज करते रहना है, हमको एंगेज करते रहना है, जिसके वजह से हम इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अब्रॉड सिक्योर कर पाए, उसको हम सिक्योर कर पाए। ठीक है, तो हमको बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड नहीं दिखाना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विंडोज है हमारे पास, जैसे एआई इंपैक्ट समिट इंडिया होस्ट करने वाला है। एआई इंपैक्ट समिट है वो इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है 2026 में। ठीक है, तो ये दूसरा संस्करण होगा एआई इंपैक्ट समिट का। पहला जो संस्करण है वो कब हुआ है? 25 में फ्रांस में हुआ है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल भी हमने डीएनए में किया है। ठीक, दूसरा जो समिट है वो इंडिया में होने वाला है। हमको ये पता है दो जो पावर्स हैं एआई में, वो कौन कौन सी हैं? चाइना है और दूसरा यूएस है। इंडिया क्या है? इंडिया एक इमर्जिंग प्लेयर है। इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन को लेवरेज करना चाह रहा है, अपना जो फुटप्रिंट है एआई और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के डोमेन में, इसको एक्सपेंड करना चाहता है। ठीक है, तो इंडिया ने इसीलिए एआई इंपैक्ट समिट है उसको होस्ट करने का सोचा है सन 2026 में। इसमें क्या होगा? जो इंपॉर्टेंट टेक लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईबीएम है, एनवीडिया है, ठीक है, चैट जीपीटी है, इनके जो सीएक्सओस हैं वो इंडिया आएंगे, साथ ही साथ वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी आएंगे। तो ये एक विंडो, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा जिससे इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन को कैटापुल्ट कर पाए। ठीक है, मतलब अपने प्रोफाइल को बढ़ा पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्पेस में। ठीक है, इसके अलावा G20 की समिट होनी है, वो कहां होनी है? यूएस में होनी है। ठीक है, अब यूएस में हमको क्या देखने को मिल रहा है? वो रिट्रीट कर रहा है मल्टीलेटरलिज्म से, लेकिन जो G20 समिट है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय हम बात करें तो ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स, ये सारे फोरम जो है वो इंडिया के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है जो वेस्ट लेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो पोजीशन है वो वीक होते जा रही है, उनकी जो पोजीशन है वो क्या होते जा रही है? वो वीक होते जा रही है। तो हमको क्या करना है? हमको जो सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हम पार्ट हैं उसको हम लेवरेज कर सकते हैं इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, एससीओ, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे G20 हो। अब G20 है वो हो यूएस में रहा है, लेकिन G20 बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो है G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? डेवलप्ड भी आ जाती हैं, डेवलपिंग भी आ जाती हैं। तो यहाँ कॉमन मेंबरशिप है किसकी किसकी? यूएनएससी के भी P5 वाले मेंबर्स भी यहाँ पर हैं, साथ ही साथ डेवलपिंग वर्ल्ड है वो भी इसका मेंबर है।
इंडिया के पहल पे अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर लिया गया है। इंडिया ग्लोबल साउथ का भी लीडर है। इंडिया ग्लोबल साउथ का भी लीडर है। तो एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ G20 जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। G20 के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। इंडिया जो काम अकेले नहीं कर सकता है वैश्विक पटल पे, जैसे यूएनएससी रिफॉर्म्स, आईएमएफ में रिफॉर्म्स, वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स, ठीक है, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो वीकेंड हो गई है, ठीक है, उनमें रिफॉर्म्स, वो इंडिया अकेले नहीं कर सकता है। इंडिया किसके साथ कर सकता है? अफ्रीकन यूनियन के साथ कर सकता है, ईयू के साथ कर सकता है, G20 में जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं यूएस को छोड़ के, उनके साथ मिलकर कर सकता है। तो एक कलेक्टिव कॉम्पैक्ट बना सकता है। तो G20 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। यूएस में भले हो रहा हो, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत क्रूशियल है। ठीक है, अगली चीज है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। क्यों हो जाता है वो हमने ऊपर देख लिया, डायस्पोरा के लिहाज से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से, ठीक है, इन लिहाजों से तो इंपॉर्टेंट है ही है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत एम्बिशियस हैं, जैसे आईमैक है। आईमैक क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो आईमैक तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, आईमैक तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आपका मिडिल ईस्ट में नॉर्मलसी ना आ जाए। आईमैक है क्या बेसिकली? ये आर्टिकल हमने किया हुआ है, ठीक है। आईमैक एक एम्बिशियस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो एशिया को या इंडिया को किससे कनेक्ट कर रहा है? यूरोप से कनेक्ट कर रहा है। मल्टी मॉडल मतलब कई मोड्स हैं इसमें। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब जो सामान है वो आपका समंदर से भी जाएगा, फिर लैंड रूट, रेलवे भी लेगा, रोडवेज भी लेगा, ठीक है। इंडिया को ये कनेक्ट कर रहा है किससे? जबल अली पोर्ट है यूएई में। कैसे? सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से। हमारा जो जेएनपीटी पोर्ट है नावा शेवा मुंबई में, वो कनेक्ट होगा आपका जबल अली से। जबल अली से रेलवे और रोड लिंक के माध्यम से हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट किसने डेवलप किया? अडानी ग्रुप ने अभी इसराइल में, ठीक है। वहां तक सामान जाएगा और फिर क्या? फिर दोबारा सी लेन से ये कहां पहुंच जाएगा? ये आपका यूरोप पहुंच जाएगा। पिरायस पोर्ट है ग्रीस में, मतलब एक बार ग्रीस पहुंच गया, मेडिटेरेनियन में आ गया, तो यानी आपका जो ट्रेड रूट है वो यूरोप तक एक्सपेंड कर गया। तो आईमैक एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से इंडिया के एक्सपोर्ट को एक कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी, मेक इन इंडिया को कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी। और इसमें सिर्फ ट्रेड ट्रांजिट नहीं है, इसमें आपका डेटा केबल्स भी हैं, ठीक है, एनर्जी पाइपलाइन वगैरह हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट एशिया में नॉर्मलसी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमको आईमैक जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो व्हाट्स द वे आउट? 2026 में हमको क्या क्या चीजें करनी है? 2026 में इंडियन डिप्लोमेसी है उसका रोबस्ट होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। हम गलती से भी गलती नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो स्केप, देयर इज नो स्कोप फॉर मिस स्टेप, देयर इज नो स्कोप फॉर मिस स्टेप। गलती से भी गलती नहीं करनी है, टाइट रोप वॉकिंग करनी है। हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? मतलब हमको किसी के पाले में नहीं आना है, कि मतलब ऐसा ना परसीव किया जाए कि इंडिया प्रो चाइना है या इंडिया प्रो यूएस है। हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब अपने इंटरेस्ट को देखना है हमको। एज अ पेंडुलम स्टेट, पेंडुलम देखते हैं आप, ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन का मतलब ये हो गया कि जहां जरूरत पड़े हमको वहां जाना है। अगर हमको तेल सस्ता रशिया से मिल रहा है तो हमको वहां से खरीदना है, ठीक है। हमको टेक्नोलॉजी है वो सस्ती मिल रही है अमेरिका से, तो हमको वहां से खरीदना है। हमको अलाइन नहीं होना है किसी एक कंट्री के साथ, लेकिन अलाइन सबके साथ होना है। मतलब हमको किसी एक पाले में नहीं आ जाना है कि हमको ब्रांड किया जाए कि ये प्रो यूएस है या प्रो रशिया है या प्रो चाइना है। हमको अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देखना है, हमको सिर्फ प्रो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होना है। उसके लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मल्टी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेंगे तभी आप मल्टी अलाइनमेंट भी ला पाएंगे। मल्टी अलाइनमेंट मतलब अलग अलग ब्लॉक्स के साथ साथ में एंगेज करना। यूएस और रशिया में पटरी नहीं खा रही है, लेकिन हम रशिया से सस्ता तेल भी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हम यूएस से टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं। लेमुआ, कोमेकासा, बेका, सोसा जैसे जैसे पैक्ट्स हैं वो भी इंक कर रहे हैं। ठीक है, हम मिडल ईस्ट से भी तेल खरीद रहे हैं, हम इसराइल के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ पैलेस्टीन, इसराइल पैलेस्टीन में 36 का आंकड़ा है, लेकिन हम दोनों के साथ एंगेज कर रहे हैं। हम क्यों एंगेज कर पा रहे हैं? बिकॉज वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहेगी तो आप अपने आप मल्टी अलाइनमेंट करने लगेंगे। आप और ग्रुप्स के साथ बिना ब्रांड हुए कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज यह है कि इंडिया शुड कंटिन्यू टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और ग्लोबल साउथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, उनका साथ हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे हमको रिफॉर्म्स लाने हैं। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स अगर हमको सक्सेसफुल करने हैं, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स लाने हैं, तो ग्लोबल साउथ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 जैसे फोरम, ब्रिक्स जैसे फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, इनका साथ भारत के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये साथ मिलके एक वॉइस बनेंगे तो यूनाइटेड नेशंस में हमारी वॉइस है और ज्यादा एम्पलीफाई होगी। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप से ही हम जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल फोरम, उसको हम पुश कर पाएंगे। इंटरनेशनल फोरम्स इसको पुश कर पाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच वी विल हैव टू लुक आउट फॉर इन कमिंग 2026। ठीक है, कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हम उसको सिक्योर कर पाए, और और अच्छे से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या मल्टी अलाइनमेंट इसको एक्सरसाइज कर पाए। ठीक है, 2025 की वे कौन सी वैश्विक उथल पुथलें थीं जिनका भारत पर प्रभाव पड़ा? 2026 में भारत को किन नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए? ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में शुभजीत रॉय का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा कि हमारे नेबरहुड में, ठीक है, ग्लोबल पेडिस क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, हो गया।